हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्लास 6 की। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक बार चीज़ बता दूं, हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं या फिर आप ये बोल सकते हो कि हम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी तो करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो करते हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, आईएएस ले लो, आप आईपीएस ले लो, ठीक है, या फिर आप जेकेएस ले लो, या फिर आप जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम ले लो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ले लो, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम ले लो, ठीक है, आप जेकेपीएसआई ले लो। तो कोई भी आप बाकी और किसी स्टेट की पीएससी के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हिमाचल प्रदेश या फिर आप झारखंड किसी भी पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर किसी भी आप एसएसबी के किसी भी स्टेट के एसएसबी के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो रेलवे का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, आप हर एक एग्ज़ाम को लेकर चलो। वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि एनसीईआरटी जो एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप बड़ी बड़ी बुक्स को जो पढ़ पाओगे। भाई यहाँ पे बड़ी बुक्स भी आपके साथ स्टार्ट कर सकता हूँ, बट बात वही है, मैं बड़ी बुक स्टार्ट करूंगा आपके ऊपर ऊपर से जाएगी, आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि पहला माला अगर जो पहला माला इसके ऊपर चढ़ा हुआ दूसरा माला, उसके ऊपर चढ़ा हुआ तीसरा माला, 3 स्टोरी बिल्डिंग है। ये अगर आपकी पक्की मजबूत होगी तो ये उसके ऊपर टिकी रहेगी। अगर यही आपकी पक्की मजबूत नहीं है, कच्ची है, तो ये गिर जाएगी नीचे, और ऑब्वियस ही बात है ये सारा भी जो है नीचे गिर जाएगा। तो वही चीज़ है, इसलिए आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए बेस क्या आपका एनसीईआरटी, ये पहला माला क्या आपका एनसीईआरटी, ये आपकी एडवांस बुक्स जो भी आगे बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं ये वो है आपकी। तो इसलिए पहले हम एनसीईआरटीज करेंगे। तो मैंने आपके कोर्स को 2 कोर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होगा आपका बेसिक कोर्स या फिर आप बोल सकते हैं फाउंडेशन कोर्स, एक होगा आपका एडवांस कोर्स। ठीक है, बेसिक कोर्स जो है उसमें हम एनसीईआरटीज जो है 6 से लेकर 12th क्लास तक सारी एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ फिर मतलब समझा रहा हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ फिर मतलब समझा रहा हूँ। मैं ऐसे भी मतलब ऐसे भी कर सकता हूँ, सीधे ऐसे पढ़ता जाऊँ पढ़ता जाऊँ समझाता जाऊँ, बट मैं वैसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी लाइन हमारी जो स्किप नहीं होनी चाहिए, हर एक लाइन जो है एनसीईआरटी की कवर होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाता है, पता नहीं चलता हमें। तो इसलिए तो अब ये देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन पढ़ता हूँ साथ ही मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ, लाइन पढ़ता हूँ साथ ही मतलब समझाता हूँ, ऐसे ही मैं चलूंगा। बेशक हमारा जो एक चैप्टर है वो 2 लेक्चर्स में आ रहा है, ठीक है, वीडियो हमारी थोड़ी लॉन्ग बन रही है, लेकिन मैं फिर भी उसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। 25-30 मिनट में एक वीडियो को रख रहा हूँ, दूसरी भी 25-30 मिनट में एक वीडियो को रख रहा हूँ। तो अब ये मान के चलो 50 मिनट में हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, 45-50, लेकिन ये मान के चलो वो 50 मिनट में टाइम तो ज़्यादा लगा, लेकिन आपका जो है मैंने हर एक लाइन कवर की है, कोई लाइन नहीं छोड़ी एनसीईआरटी की। ठीक है, अगर मैं चाहूँ मैं बिना लाइन पढ़े भी पढ़ सकता हूँ, वो फिर मैं एक चैप्टर आपका 25 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, बट वो किस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। वो मेरे लिए आसान है वो 25 मिनट में ख़त्म करना। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एक लाइन समझ आनी चाहिए, एक एक लाइन जो है वो हमारी छूटनी नहीं चाहिए। इसे थोड़ा टाइम लग रहा है, एक चैप्टर को 50 मिनट लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं ख़त्म करने के लिए, बट आपकी लाइन टू लाइन कवर कर रहा हूँ मैं, कोई लाइन को नहीं छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारा सिस्टम ठीक रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे नहीं पढ़ना है, कि मतलब कि सीधे मैं ऐसे पढ़ता जाऊँ बिना लाइन पढ़े ही सिर्फ बताता जाऊँ, ऐसे बताता जाऊँ बिल्कुल फ्लो में, अगर वैसे स्टोरी बेस में पढ़ना है तो वो भी मुझे बता दो, बट मेरे अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन सही रहेगा, क्योंकि कोई भी लाइन जो वो आपकी छूटेगी नहीं, हर एक लाइन कवर होती जाएगी और आपकी कंसंट्रेशन भी बनी रहेगी, आपको पता चलता जाएगा हाँ भाई कौन सी लाइन में पहुंचा हूँ मैं, अच्छा अब कौन सी लाइन में पहुंचा हूँ। तो इसलिए आपको जो है पूरी कंसंट्रेशन जो है बनी रहेगी। ठीक है, बाकी ये है कि बाकी ये है कि आप ये देखो कि हमारा बेसिक अगर कोर्स ऐसे आपका स्टॉप हो जाता है खत्म, साथ ही फिर एडवांस कोर्स आपका स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे आपके, साइंस एंड टेक। ठीक है, आपका एथिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, जो आप जेकेएस की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको एथिक्स भी पढ़ाऊंगा, या फिर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो एथिक्स आपको पढ़ाऊंगा, आपको गवर्नेंस पढ़ाऊंगा, ये वाले सब्जेक्ट भी आएंगे। ठीक है, बट अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो पहले हम बेसिक पे ही हम रखते हैं, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें खोल दूंगा ना तो क्या होगा, एक चीज़ भी आपके अच्छे से नहीं हो पाएगी कंप्लीट। तो इसलिए पहले मैं एनसीईआरटी कोर्सेज को खत्म करूंगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो आगे आती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। ये देखो, पहला ये सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है, ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब में हमारा क्या आते हैं, लैटिट्यूड्स आते हैं और लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम पढ़ें, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर planet earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया, इससे पहले अगर आप चैप्टर देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बताएगी, अगर अर्थ हमारा देखा जाए पूरा एक सफ़ेयर नहीं है। सफ़ेयर क्या होता है, सफ़ेयर होता है पूरा ऐसे गोल टाइप से,
है ना। तो ये बोला कि अर्थ हमारी पूरी ऐसी गोल टाइप की जो है वो नहीं है गोल, बेसिकली अर्थ हमारी जो है वो एक जियोइड है, ठीक है। उसकी शेप को किससे कंसिडर किया है, जियोइड से कंसिडर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की शेप जो अगर आप मिडल से देखो तो वो आपको जो है वो बल्ज देखने को मिलता है। ये देखो ना आपको कितना बल्ज देखने को मिल रहा है, ये इस टाइप का बाहर निकलने को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये देखो ये होता है बल्ज, ये बाहर की तरफ निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं बल्ज। सेंटर में आपको बल्ज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ना, यहाँ पे आपको फ्लैटेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं देखने को मिल रहा, या ऐसे नहीं देखने को मिल रहा है, पूरा गोल टाइप का देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ नॉर्थ और साउथ में। यहाँ पे आपको फ्लैटन टाइप का, इस टाइप का जो है वो देखने को मिल रहा है। तभी हम बोलेंगे अर्थ को अगर हम ध्यान से देखें, ग्लोब को अगर हम ध्यान से देखें, हमें जो है वो मिडल से जो बल्ज देखने को मिलता है, और नॉर्थ और साउथ पोल में जो है वो फ्लैटन जो है वो थोड़ी थोड़ी बहुत ही, पूरे फ्लैटन तो नहीं बोलेंगे, स्लाइटली फ्लैटन जो है थोड़ी बहुत ही देखने को मिलती है नॉर्थ साउथ पोल में, ठीक है। बाकी ये लाइन कट कर दो यू में, ठीक है। ये थोड़ा एकेडमिक लाइंस होती है जब 6 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वन कैन नॉट बी कैरिड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून, globe like balloons which can be inflated and are handled and carry with ease. The globe is not fixed, it cannot rotate the same way as a top spin or a spotter wheel is rotated on the globe. Countries, continent and ocean are shown in the correct size. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसी बेकार की बात है। यहाँ पे यही बोला गया है कि ग्लोब को अगर हम देखें तो ग्लोब की साइज कुछ भी हो सकता है, उसका शेप, उसकी ग्लोब का साइज कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। छोटा ग्लोब भी हो सकता है, बड़ा ग्लोब भी हो सकता है। मार्केट में आप जाओ लेने के लिए, आपको छोटा ग्लोब भी देखने को मिलेगा, आपको बड़े ग्लोब भी देखने को मिलते हैं, वो आपके ऊपर आप कौन सा खरीदना चाहते हो। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के ग्लोब्स देखने को मिलते हैं मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्लोब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कहीं आपको ग्लोब जो है आपको देखने को मिलेगा ऐसे पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके चार्ट होते हैं उसमें ग्लोब बना हुआ देखने को मिलेगा। कहीं आपको ऐसे जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का जो है वो कैरी करने वाला, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखो इस टाइप का गोल, ठीक है, ये आपको मतलब कि एक प्लास्टिक का बना हुआ, या फिर आपको शीट में देखने को मिलेगा, या आपको आपको मतलब कि है ना इस टाइप की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो अच्छा, तो यहाँ पे वही बोला गया डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और कुछ अब ये बोला गया कुछ बिग वंस होते हैं, बड़े होते हैं। वही मैंने बोला बड़े होंगे तो उनको कैरी जो है वो नहीं कर सकते। कुछ छोटे होते हैं बट उनको कैरी कर सकते हैं, अपने आप पॉकेट में डाल लो, जेब में डाल लो, उनको कैरी कर सकते हो। और कुछ हमारे बैलून टाइप के होते हैं, उसमें आप हवा भरो और साथ ही ग्लो बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद जब आपका काम हो गया उसकी हवा निकाल दो और वापस पॉकेट में डाल दो वो, ठीक है, बैलून को। तो यहाँ पे क्या ग्लोब जो हमारा फिक्स नहीं होता, इसको रोटेट किया जाता है, रोटेट होता है, इसको करोगे रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करता है। ग्लोब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को बताया जाता है। आपको तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कौन से, एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया, यूरोप आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, अंटार्कटिका आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और यहाँ पे इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कई सारी कंट्रीज हैं, वो सारी रिप्रेजेंट की जाती है यहाँ पे। और जब भी हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम एक्यूरेट साइज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, तो हम नॉर्थ अमेरिका को जो है ग्लोब में थोड़ा बड़ा दिखाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा छोटा दिखाएंगे, ठीक है, करेक्ट साइज बताया जाएगा। अब ये तो नहीं कि आप देख सकते कि नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोब के अंदर ही। ग्लोब तो छोटा है बट हमारा वर्ल्ड कितना बड़ा है, अब सारे वर्ल्ड को तो ग्लोब में नहीं बताया जा सकता ना बड़े लेवल में। हम क्या करते हैं कि हम कंपैरेटिव साइज जो है वो वैसे ड्रा करते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका हमारा जो है बड़ा ऑस्ट्रेलिया से, तो नॉर्थ अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बड़ा रखा जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा छोटा रखा जाएगा। अब चाइना जो है वो बड़ा है किससे, न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड को थोड़ा छोटा रखा जाएगा, चाइना को थोड़ा जो बड़ा रखा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोलेंगे कि कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज जो और ओशंस जो हैं, ओशंस की अगर बात करें, यही पैसिफिक ओशन जो है वो हमारा बड़ा है, ठीक है, इंडियन ओशन हमारा छोटा है, इंडियन ओशन को छोटा बताया जाएगा, पैसिफिक ओशन को बड़ा बताया जाएगा। तो यहाँ पे यही देखा गया है कि कंट्रीज ले लो, आप कॉन्टिनेंट ले लो, ओशन ले लो, इनको करेक्ट साइज में यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है। फिर हम देखते हैं इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक द अर्थ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट, ठीक है। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑन रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, छोड़ो उसको, ये बेकार लाइन है। फिर हम बात करते हैं, यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द एक्सिस, ग्लोब इज टिल्टेड मैनर। हाँ,
अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बोला है, ये आपका ग्लोब है, यहाँ पे क्या की जाती है, ये पूरा एक्सिस होता है, इस एक्सिस के अराउंड ही ग्लोब जो है हमारा, ये पूरा जो अर्थ जो है वो रोटेट करती है। जैसे आप इस ग्लोब में भी देख सकते हो, यहाँ पे ग्लोब में क्या कि नीडल्स लगा दी हुई हैं, ये देखो, ये एक नीडल ये लगाइए, एक नीडल ये लगाइए, पूरी एक पाइप अंदर गई हुई है, ये ताकि ग्लोब जो है ये रोटेट करेगा हमारा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल अर्थ की तरह रोटेट कर रहा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये पूरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो आपको नीडल फिक्स होती देखने को मिल रही है, वही पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल में, जो कि पूरी एक पाइप जो अंदर से गई है ग्लोब के अंदर से, और वो क्या कर रही है, इसके अराउंड जो है रोटेट कर रही है, और ये माना जा रहा है कि ये क्या है, हमारा एक्सिस है। और आपको होता है कि हमारे अर्थ में एक्सिस ऐसा होता नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन करते हैं कि अर्थ के अंदर के एक्सिस है और अर्थ जो है इस टाइप से रोटेट कर रही है, बट रियलिटी में ऐसा एक्सिस अर्थ के अंदर जब होता नहीं है, तो ऐसा इमेजिन किया जाता है। वैसे यहाँ पे क्या किया, ग्लोब में एक क्या किया गया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिए, एक पॉइंट लगा लिए, नीडल लगा लिए, और बीच में एक पाइप कर दी गई ताकि इसको रोटेट कराया गया। वैसा ही एक कंडीशन को जनरेट किया गया है जैसे रियलिटी में हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस, बता दिया मैंने, आर द 2 पॉइंट्स, थोड़ा लाइट कर लेते हैं। अच्छा, मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट जस्ट एज द अर्थ मूव, बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, there is a major difference, the earth has no such needle, it moves around its axis which is imaginary। वही चीज मैंने बोली, अर्थ जो है, अर्थ में कोई नीडल ऐसी वगैरह नहीं होती, अर्थ में जो है वो क्या होता है जी, एक्सिस होता है, इस एक्सिस के ही अराउंड जो है अर्थ हमारी जो है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनदर इमेजिनरी लाइन दैट रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड द globe into the two equal parts, the line is known as the equator, the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere, they are both ऑफ इक्वल हाफ्स। यहाँ पे ये बोला गया, और एक और इमेजिनरी लाइन होती है हमारी अर्थ से जो है वो पास करती है। इमेजिनरी का मतलब यह है कि रियलिटी में ऐसी लाइन होती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ऐसी लाइन एक है। ठीक है, अब ये अर्थ में मैंने क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन तो मैंने आपको एक्सिस बताई, और दूसरी इमेजिनरी लाइन यहाँ बताई जा रही है कौन सी, इक्वेटर होती है, जो कि 0 डिग्री होता है। फिर ये बोला गया 0 डिग्री इक्वेटर जो है ये क्या करता है, डिवाइड करता है पूरी अर्थ या ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में, एक ये वाला हाफ आ गया, एक ये वाला हाफ आ गया, ये जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसके ऊपर भी कई सारे लैटिट्यूड्स हैं, इसके नीचे भी कई सारे लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये एक लैटिट्यूड, ये दूसरा लैटिट्यूड, ये तीसरा लैटिट्यूड, वैसे नीचे 1 2 3 ऐसे कई सारे लैटिट्यूड्स वगैरह जो है वो हमारे होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बस यही चीज़ बोली गई है कि एक इमेजिनरी लाइन एक और होती है हमारी ग्लोब में, जो डिवाइड करती है हमारी ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक होता हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, एक होता हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। और हम बात करते हैं ये जो लाइन इसे डिवाइड किया है पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में, उसको लाइन को बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। नदर्न हाफ जो हमारा अर्थ का इज नोन एज अ नदर्न हेमिस्फीयर, वही सदर्न हाफ जो हमारा सदर्न और नदर्न किसके कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, इक्वेटर के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, इक्वेटर के नदर्न और इक्वेटर के सदर्न। तो इक्वेटर का जो नदर्न है उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर का जो सदर्न पे हाफ है हमारा उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, और दोनों जो है हमारे इक्वल हाफ्स होते हैं। फिर देखा देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ। तो हमारी ये जो हमारी इक्वेटर है एक इमेजिनरी एक सर्कुलर लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये कैसे, देखो यहाँ से शुरू हुई है, बैक साइड से इसके निकलती हुई है, पूरा एक सर्कल बना रही है, ऐसे ही ये वाले लैटिट्यूड भी ऐसे जा रहे हैं, बैक साइड से निकलते आ रहे हैं और ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि हमारी इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है, और हम बोलेंगे कि ये बेसिकली इसी लाइन के ही कंटेक्स्ट में, ठीक है, रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस जो हैं या प्लेसेस जो हमारी अर्थ के ऊपर ग्लोब के ऊपर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लोकेट करते हैं, मार्क करते हैं। ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप द पोल आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये देखो, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स हैं ये देखो पैरेलल ऑफ, इसको बोलते हैं हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी ठीक है, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और ये भी जो नीचे होंगे इसको ये बोलेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये आप इसको जो है वो बोल सकते हो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोल सकते हो, जो हमारे इक्वेटर के ऊपर भी है और इक्वेटर के नीचे भी है, जो हमें लाइन्स वगैरह जो देखने को मिल रही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इक्वेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को बता दिया मैंने। सिंस द डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ।
अब यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके ऊपर जो है हमारे जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं ये सर्कल हमारा जो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ छोटा हो रहा है एज कम्पेयर टू इससे, यहाँ से और छोटा हो रहा है एज कम्पेयर टू इससे, यहाँ और छोटा हो रहा है एज कम्पेयर टू इससे, क्योंकि डिस्टेंस देखो कितना छोटा बनता जा रहा है, ऐसे और छोटा ऊपर नॉर्थ पोल में डिस्टेंस बनेगा। तो डिस्टेंस छोटा बनता जा रहा है, लेंथ जो है छोटी होती जा रही है, इसके कारण जो है हमारे ये सर्कल जो है वो जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे छोटा होता जाएगा, वैसे ही हमारा जैसे साउथ की तरफ आते जाएंगे ये भी छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का पूरा बनता है पोल, 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे नीचे बनता है 90 डिग्री साउथ। यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन वाला रीजन देखने को मिलता है, अंटार्कटिका जो है आपको ये सदर्न वाली साइड जो है वो देखने को मिलता है 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे यही बोला गया, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर आइदर पोल करो इस 1/4 ऑफ ए सर्कल। ठीक है, 1/4 ऑफ ए सर्कल क्या आता है, अगर आपको पता है पूरा सर्कल जो है, पूरा सर्कल कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। अब 360 को आप डिवाइड करते हो जो 4 के साथ 1/4 के साथ क्या आता है जी 90 आता है। तो मतलब ये वही 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का पूरा बना रहा है। ठीक है, तो इसको आप 90 डिग्री नॉर्थ ले सकते हो, 90 डिग्री साउथ ले सकते हो। 90 डिग्री नॉर्थ हो गया हमारा नॉर्थ पोल में, 90 डिग्री साउथ हो गया हमारा साउथ पोल में। अच्छा जी, अब ये आपको पता है इक्वेटर वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये हमारी ग्लोब को जो डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो बोलेंगे पूरा कितना 360 डिग्री, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन कितनी रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी 180 डिग्री को। ठीक है, तो ये भी आप हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं यही ऑल पैरेलल्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द साउथ लैटिट्यूड। तो वही मैंने बोला कि जो भी इक्वेटर के नॉर्थ में चल जाएंगे जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन लैटिट्यूड्स को बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। जो साउथ जो हमारे इक्वेटर के साउथ वाली साइड आ जाए वहाँ पे जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स होंगे उन लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter n or s. अब जनरली हम ऊपर वाली साइड जब इक्वेटर के जाएंगे यहाँ पे कोई भी एंगल होगा वहाँ पे उसके साथ n लगा दिया जाएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे कोई भी एंगल होगा उसके साथ s लगा दिया जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये था जी आपका इक्वेटर, इसके ऊपर जा रहे 20 डिग्री n लगा दी, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री n लगा दी, 40 डिग्री नॉर्थ। अब ये 20 डिग्री साउथ लगा दी इक्वेटर के, जैसे हम साउथ में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि पैरेलल जो है हमारे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो भी पैरेलल हमारे साउथ ऑफ द इक्वेटर उनको बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलो बाय आइदर वर्ड नॉर्थ और साउथ बता चुका हूँ मैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर जो है हमारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है ये बेसिकली ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में, और महाराष्ट्र आपका इंडिया में है। तो इंडिया में ही महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है चंद्रपुर, वही साउथ अमेरिका में ब्राज़ील आ गया, ब्राज़ील में एक जगह पड़ती है बेलो हॉरिजॉन्टे। तो हम बोलेंगे दोनों को लोकेट किया गया सेम पैरेलल पे, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे किया गया है। वो एक जो है हमारा 20 डिग्री नॉर्थ पे, एक हमारा 20 डिग्री साउथ पे है। जो 20 डिग्री नॉर्थ पे वो है हमारा चंद्रपुर, और 20 डिग्री साउथ पे जो है वो है हाजी हमारा यही बेलो हॉरिजॉन्टे। ठीक है, ये हमारा 20 डिग्री साउथ पे है। तो हम ये बोलेंगे वी कैन से डैट चंद्रपुर जो है ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है ये हमारा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। जो कि आप जो है आप फिगर में भी आप देख सकते हो, जैसे हम इक्वेटर से जो है दूर दूर जाएंगे तो साइज जो है हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का डिक्रीज करेगा। अब ये इक्वेटर 0 डिग्री है, यहाँ से जैसे हम दूर दूर जा रहे हैं इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ये थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू इक्वेटर के ये लाइन से। फिर यहाँ पे थोड़ा और छोटा है, ये थोड़ा और छोटा है, यहाँ पे थोड़ा और छोटा गोला बनेगा, है ना। तो इस टाइप से हम बोलेंगे कि ये जो हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है ये हमारा छोटा होता जा रहा है जैसे इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ में जाओ चाहे साउथ में जाओ। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देख लेते हैं। एक होता है जी हमारा इक्वेटर जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये आ गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री। एक होता है नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री, एक साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल आ गया हमारा ये पूरा 90 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ पोल आ गया हमारा 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री एस लिखेंगे, इसको 90 डिग्री एन लिखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि फिर एक होता है जी आपका आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है इक्वेटर के, और अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका आर्कटिक सर्कल, ये आ गया जी आपका आर्कटिक सर्कल, और ये आ गया आपका अंटार्कटिक सर्कल नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल, ऊपर वाला नॉर्थ में आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ पे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने देख लिए सारे। एक तो मैंने आपको बता दिया इक्वेटर बता दिया, एक लाइन 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ। फिर आ गया आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ आपका अंटार्कटिक सर्कल।
और नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल आपका 90 डिग्री साउथ। तो ये आपके पूरे एंगल्स मैंने आपके बता दिए। अब ये पिक्चर देख लेते, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया, इसको देखने पहले ये भी देखो। ये देखो जी, इसको हम क्या बोलते हैं, टोराइड जोन बोलते हैं, इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, ये हमारा है जी सन, ये हमारा सन, और सन जब भी हमारा जो है मूव करता है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में ही मूव करता है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही। यहाँ से जब सन यहाँ पे जाएगा तो हम बोलेंगे इस वाले पोर्शन में सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ेगी इसके ऊपर, तो ये सब पोर्शन हमारा जो है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है हमारा वो ठंडा हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा सन जो है ऊपर तो गया ना, अब सन ने जो है वो नीचे भी आना है। अब ये सन ने जो है वो नीचे भी आना है, यहाँ भी आएगा, यहाँ से आके वापस इधर तक जाएगा। जब इधर जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, ये पोर्शन जो है गर्म हो जाएगा, ये पोर्शन ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे सन जो है वापस इसी लोकेशन में अपने जो है वो आता है। ये बार बार प्रोसेस ऐसे रिपीट होता रहता है, जब ये गर्म होगा ये ठंडा होगा, ये ठंडा होगा ये गर्म होगा। ठीक है, तो ये उल्टा चलता रहता है ऐसे। बट हमने क्या चीज़ नोट की कि सन जो हमारे इन 2 पॉइंट के बीच में ही जो है वो रह रहा है। तो मतलब कि सनलाइट या तो इधर डायरेक्ट मतलब कि सनलाइट जो इधर डायरेक्ट पड़ रही है तो ये पोर्शन गर्म हो रहा है, या फिर इधर डायरेक्ट पड़ रही है ये पोर्शन गर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक लैटिट्यूड जो भी यहाँ पे होगा हमारा टोराइड जोन में आ रहा है, ये हर एक लैटिट्यूड के ऊपर जो है सन जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपनी सनलाइट जो है फेंकता फेंकता है। ठीक है, डायरेक्ट उसके ऊपर जो है वो आता ही आता है। बट यहाँ पे सनलाइट सन जो है इनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो नहीं आ पाएगा, ना ही टेम्परेट जोन पे, नॉट टेम्परेट, ना साउथ टेम्परेट, ना फ्रिजिड जोन ये वाला, ना फ्रिजिड जोन ये वाले पे। यहाँ पे हमारी स्लांट आएगी बिल्कुल। तो ऑब्वियस ही बात है, जब स्लांट में हमारी सनलाइट यहाँ पे गिरेगी तो ये पोर्शन हमारा ठंडा होगा, लेकिन यहाँ पे तो और ज़्यादा स्लांट में गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा स्लांट पे गिरेगी, क्योंकि देखो ना, अगर यहाँ पे भी सन है तो देखो कितना स्लांट पे गिर रही है, तो ये पोर्शन हमारा फ्रिजिड हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन भी जम जाएगा। यहाँ पे वही एक्टिविटी की गई, अगर आप टॉर्च एक लेते हो या आपने एक पेज ले लिया, डायरेक्ट टॉर्च की लाइट इसके ऊपर फेंकते हो, तो यहाँ देखो लाइट की कितनी इंटेंसिटी, ये पोर्शन जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा हल्का सा। बट यही अगर आप पेज को थोड़ा जो है ऐसे कर लो, थोड़ा टिल्ट कर लो और टॉर्च की रोशनी जो है वो फेंको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्शन जो है वो हमारे इतना गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो थोड़ा जो स्लांट हो चुकी है, जिसके कारण जो है हमने डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो नहीं पड़ रही है। अब आपको पता है स्लांट कोई चीज़ पड़ती है, ये हमारी लाइट पड़ती है, तो ये पोर्शन हमारा कम गर्म होगा। वैसे ही हमारा सन का चक्कर है। ठीक है, जब सन हमारा डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा था टोराइड जोन के ऊपर, तो ये पोर्शन हमारा जो है वो वार्म रह रहा था। जब इसके ऊपर स्लांट पड़ेगा तो हम बोलेंगे स्लांट सनलाइट के कारण ये पोर्शन हमारा ठंडा रहेगा। यहाँ पे तो और स्लांट है हमारा फ्रिजिड जोन में, तो ये और ठंडा हो जाएगा, ये हमारा फ्रिजिड जोन, ये हमारा जो है वो जम जाएगा, बर्फ जम जाएगी यहाँ पे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, हीट जोन देख लेते हैं अर्थ के। तो हम ये बोलेंगे मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट द लीस्ट वंस अ ईयर ऑन द ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दिस एरिया इज रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोराइड जोन। तो हम ये बोलेंगे, वही मैंने बताया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का जो एरिया, यहाँ पे जो हमारा सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है हर एक लैटिट्यूड के ऊपर। एक बार तो हर एक लैटिट्यूड के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट तो पड़ती ही पड़ती है। और हमें पता है कि यहाँ पे मिड डे जो है सन मिड डे मतलब 12 बजे सन जो है पूरा एक मतलब बीच में आता है, बिल्कुल एक टॉप पे आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल आपके सर के ऊपर देखा, आप आसमान में अगर आप देखोगे तो 12 बजे आपको जो है सन बिल्कुल टॉप पे देखने को मिलेगा, आपके बिल्कुल सर के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलता ही है, वो हर साल देखने को मिलता है, साल में एक बार देखने को मिलता है, और हर लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। और जो भी लैटिट्यूड हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो रीजन है हमारा मैक्सिमम हीट जो है वो रिसीव कर रहा है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, टोराइड जोन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड चले, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड चले जाओ, वहाँ पे आपको जो है सन की डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं पड़ती हुई देखने को मिलेगी, वहाँ पे सनलाइट जो है वो स्लांट हो जाती है, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा हीट वगैरह नहीं होगी, गर्मी वगैरह नहीं होगी, थोड़ा ठंड ठंड वाला मौसम रहेगा। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ सन रे जो है गोज ऑन डिक्रीज हो रहा है टूवर्ड्स द पोल। वही देखा, क्योंकि अब स्लांट होगा तो उसका एंगल डिक्रीज हो, जैसे देखो ये स्लांट है तो उसका एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री टाइप का, यहाँ पे एंगल बड़ा है, यहाँ पे एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, जैसे नॉर्थ वाली साइड जाते हैं फ्रॉम द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जाते हैं, तो हम एंगल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा सन रे का। और आर्कटिक सर्कल के अगर हम जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द यही साउथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आर्कटिक सर्कल आ रहा है, वहाँ तक जाते जाएंगे तो क्या होगा,
ये हमारा जो है एंगल जो है हमारा सन रे का, वो हमारा जो है वो डिक्रीज करेगा, वहाँ पे ठंड होना शुरू हो जाएगी। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम टेम्परेट जोन बोलेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे सनलाइट जो हमारी स्लांट पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इतना गर्म वाला वातावरण जो है वो नहीं होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद टेम्परेट जोन भी हो गया, फिर आता है हमारा फ्रिजिड जोन। अब देखा, एरिया डेट लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। इट इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच बियर अबव द हॉरिजन, ठीक है, देयरफॉर इट्स रे आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लीस्ट हीट, ठीक है, देयर आर दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन एंड दैट इज वेरी कोल्ड। अब यहाँ पे यही बोला गया कि अगर हम बात करें, ये वाला जो हमारा पोर्शन है आर्कटिक सर्कल से लेके पूरा ये 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि पूरा ही आपका क्या होगा, फ्रिजिड जोन होगा। वैसे ही 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक ये पूरा रीजन जो आपका ये फ्रिजिड होगा, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट जो है इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही, बिल्कुल ही स्लांट है, इवन ये पहुँच ही नहीं पाती, जिसके कारण जो है जम जाता है, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जम जाती है। तो ये हमारा फ्रिजिड जोन होता है, वेरी कोल्ड जोन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो भी पड़ रही है वो हमारी स्लांट पड़ रही है, और यहाँ पे जो हीट जो भी प्रोवाइड की जाएगी वो बड़ी ही कम हीट होगी, जिसके कारण यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं इतने करते, और यहाँ पे फ्रिजिड जोन जो बना रहता है, ठीक है। वो तो अलग बात है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण हो रहा है, बट अगर नेचुरल में बात करूँ, नेचुरल बेसिस में यहाँ पे जो है लेस हीट जो है वो पहुँचती है, जिसके कारण ग्लेशियर मेल्ट नहीं करते, फ्रीज ही रहते हैं, फ्रोजन रहते हैं। अच्छा जी, तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आते हैं, बाकी अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।